हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर के आया हूं जो विज्ञान विषय से संबंधित है तथा जीव विज्ञान विषय से संबंधित है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले भी मैंने आपको कक्षा 10 की एक क्लास उपलब्ध कराई थी जिसमें पौधों में समन्वयन के बारे में आपको बताया था, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की थी। और वह वीडियो आप सभी लोगों ने देखी भी होगी और आपकी समझ में भी आया होगा। मैं आपको जो भी यहाँ क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि विज्ञान तथा जीव विज्ञान के विषय में सारी जानकारी को उपलब्ध कराना। आज मैं आपको एक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 10 के जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। जो आज का मेन पॉइंट है हमारा, वो है जंतुओं में रासायनिक समन्वय। इससे पहले मैंने आपको पौधों में रासायनिक समन्वयन या पौधों में समन्वयन के बारे में आपको जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये आज की है। और इससे पहले मैंने प्लांट्स यानी पौधों के बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान की थी, जो कक्षा 10 के तथा विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी विद्यार्थी थे उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास थी। आज उसी विज्ञान विषय से संबंधित अगली जो हमारा क्लास है, वो अगला जो पॉइंट है जंतुओं में रासायनिक समन्वय, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें। यदि आप प्रत्येक पॉइंट को नोट नहीं करेंगे तो जो मेरा उद्देश्य है कि आपको वो सारी जानकारी प्रदान कराने का, वह आप अभी तो आपको पूरी कोशिश कराऊंगा यहीं पर याद कराने की, यहीं पर सब कुछ बताने की, लेकिन आगे के लिए आप ध्यान में रखें। इसलिए आप यह नोट करते चलें। और मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं, आपको जितनी भी यूट्यूब पर उपलब्ध कराता हूं, उन सभी में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देता हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित जितने भी विषय की वीडियो है वो सब देखें, तथा ग्रामर विषय से संबंधित में आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, उनको भी देखें। अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसको भी अवश्य देखें। देखिए, आज का जो पॉइंट है जंतुओं में समन्वय लेकर चलता हूं आपको अपनी क्लास में, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर, और लेकर के चलता हूं उसी क्रम में जो हमारा एक क्रम जुड़ने का है। आप जुड़े रहें और देखिए, आज का जो मुख्य विषय है वह है जंतुओं में रासायनिक समन्वय। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो विषय है जंतुओं में रासायनिक समन्वय यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। बहुकोशिकीय जंतुओं में जटिलता बढ़ने के साथ साथ आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें। जैसे बहुकोशिकीय जंतुओं में जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वयन होने लगता है, या नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। देखिए, आप नोट करें और समझने का प्रयत्न करें कि बहुकोशिकीय जंतुओं में जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय होने लगता है। यानी कि जो भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर, अनेक ऊतकों से मिलकर बना होता है, वो सब हमारे बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे जैसे उनमें जटिलता आती है, जैसे जैसे उनमें वृद्धि होती है, उसके बढ़ने के साथ साथ विभिन्न अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय होने लगता है। और नियंत्रण एवं समन्वय आवश्यक भी होता है। ये नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह जो नियंत्रण और जो समन्वय होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है तंत्रिका समन्वयन। तंत्रिका समन्वयन और दूसरा रासायनिक
समन्वयन। पहला क्या होता है हमारा तंत्र का समन्वयन और दूसरा रासायनिक समन्वयन। देखिए ये जो दो पॉइंट हैं आप इन दोनों पॉइंट को नोट करें। पहला क्या होता है हमारा तंत्र का समन्वयन और दूसरा क्या होता है हमारा रासायनिक समन्वयन। बहुकोश की जितने भी जंतु हैं उनकी जब जटिलता बढ़ती है और जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय होने लगता है। वह दो प्रकार का होता है तंत्र का समन्वयन और रासायनिक समन्वयन। दोनों आप नोट करें और उसको समझें। मैं दोनों को समझाऊंगा तंत्र का समन्वयन क्या होता है और रासायनिक समन्वयन क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा तंत्र का समन्वयन जिसको बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी कि तंत्र का जो समन्वयन होता है उसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसको आप नोट करें और इसको आप हमेशा के लिए ध्यान में रखें। मैं आपको यहीं पर बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए तंत्र का तंत्र जो हमारा जो तंत्र का तंत्र होता है, तंत्र का तंत्र शरीर के समस्त अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वयन बनाए रखता है। जो तंत्र का तंत्र होता है हमारा, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, वो तंत्र का तंत्र शरीर के समस्त अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है। यह द्रुत गति से होने वाली क्रिया होती है। यह द्रुत गति से होने वाली क्रिया होती है, यानी कि द्रुत गति का मतलब होता है हाई स्पीड सर्विस। क्या होता है हाई स्पीड सर्विस। द्रुत गति से होने वाली क्रिया मतलब होता है हाई स्पीड सर्विस, यानी कि बहुत तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि तंत्र का समन्वय जिसको नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तंत्र का तंत्र शरीर के समस्त अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है। यह द्रुतगत से होने वाली यानी बनाए रखता है, यह द्रुतगत से होने वाली प्रक्रिया होती है। और द्रुतगत का मतलब होता है हाई स्पीड सर्विस, यानी जल्दी होने वाली प्रक्रिया, यानी तीव्रता से होने वाली प्रक्रिया को हम द्रुतगत से होने वाली प्रक्रिया कहते हैं। तंत्र का तंत्र शरीर के समस्त अंगों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। दूसरा हमारा पॉइंट था हमारा रासायनिक समन्वयन। दूसरा पॉइंट था हमारा रासायनिक समन्वयन, जिसको बोलते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं जिसको केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि रासायनिक समन्वय। किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न विशिष्ट रसायन हार्मोन, विशिष्ट रसायन हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होकर रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिका में पहुंचकर लक्ष्य कोशिकाओं
लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उनकी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। देखिए, समझिए, जो हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि रासायनिक समन्वयन होता है कशेरुकी प्राणियों में, यानी कि जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं, जितने भी तंत्र वाले प्राणी होते हैं, नर्वस सिस्टम वाले जितने भी प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न विशिष्ट रासायन हार्मोन क्या होते हैं? विशिष्ट रासायन हार्मोन जो होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होकर, विशिष्ट रासायनिक हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होकर रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। अब रक्त क्या है हमारा? रक्त एक ऊतक है। क्या है रक्त? रक्त क्या होता है? रक्त होता है एक ऊतक। क्या होता है? रक्त एक ऊतक होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। रक्त के माध्यम से लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर, जितनी भी लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं यानी जो क्रियाओं का निर्धारण करती हैं, वो सभी लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उनकी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यानी कि जितनी भी लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं जो क्रियाएं करती हैं, उन क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कि जो क्रियाएं करने वाली जो प्रक्रिया होती है, उन क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह होता है रासायनिक समन्वय, जिससे बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और एक होता है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन। दोनों आपको मैंने समझाए और आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। देखिए, प्रत्येक पॉइंट आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक पॉइंट को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये आपको बताऊंगा। देखिए, अब जो हेडिंग है हमारी, हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां। आप जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां। हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? पहले हम हार्मोन को समझते हैं। पहले क्या समझते हैं? हार्मोन। हार्मोन क्या है हमारे? हार्मोन से क्या होता है पहले हम हार्मोन समझते हैं, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां देखेंगे। तो इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। हार्मोन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारा हार्मोन्स एंड एंडोक्रिनिक जो ग्लैंड्स, मेन पॉइंट है हमारा, इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। उच्च कोट के जंतुओं में, जो हमारे उच्च कोट के जंतु हैं यानी कि जो बहुकोश के जंतु हैं, उच्च कोट के बहुकोश के जो जंतु हैं, उच्च कोट के जंतुओं में तंत्र के अलावा, उच्च कोट के जंतु अर्थात बहुकोश के जंतु, बहुकोश के जंतु, उच्च कोट के जंतु या जो बहुकोश के जंतु हैं, उनमें तंत्र के अलावा विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों द्वारा शरीर क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यानी कि तंत्र के अलावा विशेष प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। जो उच्च कोट के जंतु हैं उनमें तंत्र के अलावा विशेष रासायनिक पदार्थ के द्वारा शरीर क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। ये ग्रंथियां विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्राव करती हैं। जो ये ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं, जिन्हें हम हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, जो विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, वे ग्रंथियां एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्राव करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। देखिए, जो ग्रंथियां होती हैं, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, जो ग्रंथियां होती हैं वो विशेष प्रकार का एक पदार्थ स्राव करती हैं, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, वो कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक। हार्मोन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। हार्मोन शरीर के, देखिए, हार्मोन्स का जो कार्य होता है मुख्य रूप से वह क्या होता है? हार्मोन्स का जो कार्य होता है, जो कार्य होता है क्या था? शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल तथा लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करना। क्या? नियंत्रण करना या समन्वय करना होता है। जो हार्मोन्स का जो
कार्य होता है, हार्मोन्स का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो क्या होता है, शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिरदाब, रुधिर में जल तथा लवण की मात्रा आदि क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना होता है। कुछ हार्मोन्स प्रेरक, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो प्रेरक होते हैं तथा कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो निरोधक होते हैं। दो प्रकार के, एक प्रेरक और एक निरोधक। हार्मोन्स दो प्रकार के, यानी कि कुछ हार्मोन्स प्रेरक होते हैं तथा कुछ हार्मोन निरोधक होते हैं। हार्मोन की मात्रा, जो हार्मोन्स की जो मात्रा होती है वो थोड़ी सी भी कम हो जाए या थोड़ी सी बढ़ जाए, यानी कि शरीर में हार्मोन्स की मात्रा कम या बढ़ने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, या शरीर यानी दोनों जो प्रक्रिया होती हैं या तो घट जाए या बढ़ जाए, इन दोनों से ही शरीर में रोग हो जाते हैं। हार्मोन्स जो पदार्थ विशेष ग्रंथियों के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्राव होता है उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिरदाब तथा रुधिर में जल तथा लवण की मात्रा को निश्चित करना तथा इस पर नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखना किसका कार्य होता है, वो हार्मोन्स का कार्य होता है। कुछ हार्मोन्स प्रेरक होते हैं तथा कुछ हार्मोन्स निरोधक होते हैं। हार्मोन्स की मात्रा यदि शरीर में घट जाए या बढ़ जाए या दोनों ही परिस्थितियां शरीर के लिए हानिकारक होती हैं और शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह आपको पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हमारा विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, जिन्हें हम बहिःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं तथा जिन्हें हम मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं, ये बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा मिश्रित ग्रंथियां किस प्रकार से होती हैं, तीनों पॉइंट में आपको लिखा रहा हूं और आप उस सभी पॉइंटों को नोट अवश्य करें और समझने का प्रयत्न करें। आपको यहीं पर पूरा मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से, आपको यह पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराना, विज्ञान विषय से संबंधित जितने विज्ञान, जीव विज्ञान से संबंधित विषय हैं और जितने उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सबको मैं आपको जानकारी प्रदान कराऊं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो को उन सभी छोटे बड़े भाइयों और बहनों तक तथा उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचाएं जिनकी इन्हें अत्यधिक आवश्यकता है तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं अब तीसरा पॉइंट जो हमारा है, यानी विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है हमारी, वही ग्रंथियां होती हैं तथा जो मिश्रित ग्रंथियां होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप नोट अवश्य करें। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों में कशेरुकी प्राणियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो भी कशेरुकी प्राणी हैं उनमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 बहिःस्रावी ग्रंथियां, जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इनके द्वारा स्रावित तरल, यानी कि इनके द्वारा जो स्रावित तरल होता है वो नलिकाओं द्वारा होता है। कैसा होता है, नलिकाओं द्वारा। इनसे जो स्रावित तरल होता है वो नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों में पहुंच जाता है, यानी कि नलिकाओं द्वारा संबंधित अंगों में पहुंच जाता है। पहले आप ध्यान दें, जो हमारी बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, इनके द्वारा स्रावित जो तरल होता है, यानी कि जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती है इनके द्वारा जो स्रावित तरल होता है वो नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाता है, यानी जिससे संबंधित ये ग्रंथियां होंगी उससे उस अंग में पहुंच जाता है। जैसे लार ग्रंथि, यानी कि लार को उत्पन्न करने वाली ग्रंथि को हम लार ग्रंथि बोलते हैं। अब लार कहाँ उत्पन्न होती है, हमारे मुख में लार उत्पन्न होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को जब चबाते हैं तो उसमें हमारी लार मिक्स हो जाती है, यानी कि इससे ये नलिकाओं के द्वारा मुख में लार ग्रंथि होती है, वहां पर पहुंचती है। दूसरा दुग्ध ग्रंथि, जो माताएं होती हैं जो अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं, ये नलिकाओं से दुग्ध जहां पर बनता है शिशुओं के लिए वहां पर पहुंचकर दुग्ध बनाती हैं। स्वेद ग्रंथि, स्वेद मान होता है पसीने ग्रंथि, इनको हम स्वेद जो ग्रंथियां होती हैं इनको हम पसीने की ग्रंथियां बोलती हैं। पसीने की ग्रंथियां, मान लीजिए जब हम कोई कार्य करते हैं और कार्य नहीं भी करते हैं, जब गर्मियों में जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तब पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं जिनको हम श्वेत ग्रंथियां बोलते हैं वो पसीना उत्पन्न करती हैं, यानी कि। और तेल ग्रंथियां मतलब होता है हमारे त्वचा जो उसमें चिकनाई उत्पन्न हो जाती है, जैसे मुंह पर चिकनाई का आना, हाथ पैरों में चिकनाई का आना, ऐसी जो तेल ग्रंथि होती है ये नलिकाओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर में जहां जहां पर इनकी आवश्यकता होती है वहां पर पहुंचकर ये अपना कार्य करती हैं। दूसरा देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, ये मुख्य ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इनको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये नलिका विहीन होती हैं। कैसी होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं। अगली जो ग्रंथि थी हमारी बहिःस्रावी ग्रंथि, वो नलिका रहित होती है, यानी कि उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। तथा जो ये अंतःस्रावी
ग्रंथि नलिका विहीन होती है, और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वह नलिका, उसमें नलिकाएं होती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें नलिकाएं नहीं होती, यानी कि वह नलिका विहीन होती है। इन ग्रंथियों का स्राव हार्मोन्स, यानी कि जो ये ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों का स्राव किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स, रक्त द्वारा वितरित होता है। यानी कि हार्मोन कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव हार्मोन रक्त द्वारा वितरित होता है। यहाँ पर जहां पर शरीर में आवश्यकता होगी वहां ये ग्रंथियां पहुंच जाती हैं। ये जो ग्रंथियां हार्मोन्स हैं वो वहां पर शरीर की आवश्यकता के अनुसार वहां पहुंच जाते हैं। जैसे थॉराइड, थॉराइड जो ग्रंथि होती है, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि की दर, गौड़, लैंगिक लक्षणों का प्रतिलक्षित होना, लैंगिक परिपक्वता, ये सारे जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तथा देखिए जो हमारी अधिवृक्क है एवं पीयूष ग्रंथि है तथा थॉराइड जो ग्रंथि है, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और यह सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार अगर इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपकी समझ में भी बहुत ही कम आएगा। इसलिए इसको समझने के लिए जो आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा। यानी कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो नलिकाएं विहीन होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव हार्मोन्स रक्त द्वारा वितरित होता है। यानी कि शरीर में रुधिर के साथ हार्मोन्स प्रत्येक शरीर के स्थान पर पहुंचकर, यानी रुधिर के साथ हार्मोन शरीर के प्रत्येक विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर शरीर में परिवर्तन लाता है। रुधिर के साथ हार्मोन विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर शरीर में परिवर्तन लाता है। कौन से परिवर्तन? जैसे वृद्धि की दर, गौड़ लैंगिक लक्षणों का प्रतिलक्षित होना। गौड़ लैंगिक लक्षण यानी कि महिलाएं और पुरुष के जितने भी लक्षण प्रतिलक्षित होते हैं उनको प्रदर्शित करना, तथा लैंगिक परिपक्वता आदि, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। अब इनमें जो मेन पॉइंट है हमारा पीयूष ग्रंथि, थॉराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि, ये जितने भी इसके संबंधित हैं, यानी गौड़ लैंगिक लक्षणों का मतलब होता है जनन ग्रंथियां भी आ सकती हैं उसमें, मादाएं और पुरुष, नर पुरुष दोनों आ सकते हैं, उन सभी ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तथा जो हमारा अंतिम पॉइंट है जिसे हम निश्चित ग्लैंड्स बोलते हैं या मिक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, इसका एक भाग अंतःस्रावी तथा दूसरा भाग बहिस्रावी होता है। जिसका एक भाग अंतःस्रावी होता है तथा दूसरा भाग बहिस्रावी होता है, जैसे अभिन्यास है। पीयूष ग्रंथि, थॉराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा उन छोटे बड़े भाइयों बहनों तक पहुंचाएं जिसकी इसे अत्यधिक आवश्यकता है। आज का जो मेन पॉइंट था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, पौधों एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों का रासायनिक समन्वय मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तथा आज मैंने आपको जंतुओं में रासायनिक समन्वय इसके बारे में बताया कि किस प्रकार से जंतुओं में समन्वय होता है, तथा इससे संबंधित अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। आपको ये सारे जो मेन पॉइंट है वो सही बताऊंगा। ये पार्ट 2 कक्षा 10 का वीडियो। अब आने वाला जो वीडियो है मैं उसमें इसकी सारी जानकारी प्रदान कर दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक अवश्य करें और इसे सब्सक्राइब करें, तथा उन सभी छोटे बड़े भाइयों और बहनों तक इसे शेयर भी करें ताकि यह सारी जानकारी उन तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।